हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस सब यूनिट से कोई क्वेश्चन आया जहाँ तो पहला वाला क्वेश्चन आ सकता है या ये भी आ सकता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंडी ग्राफ जनरेटर। और बैंडी ग्राफ जनरेटर बहुत कम आता है पेपर में, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। लास्ट आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और वो आया था सी किसके बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस था कैपेसिटर प्लेट का जब उसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं, कहने मतलब कोई मीडियम नहीं। लेकिन आज जो आपका टॉपिक है, हमने कैपेसिटेंस ही निकालना है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कहने का मतलब आज क्या होगा, उसके अंदर क्या डाली होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हमारे पास कैपेसिटर प्लेट है जिसका प्लेट एरिया क्या है, ए है, और प्लेट सेपरेशन क्या है, डी है, और उनके बीच क्या है, एयर है या क्या है, वैक्यूम, तब जो कैपेसिटेंस था हमारा वो क्या था, C इज इक्वल टू, हमारे पास कैपेसिटर प्लेट है जिनका एरिया क्या है A, और उन प्लेट्स के बीच डिस्टेंस क्या है D, और उन प्लेट्स के बीच हवा है या क्या है, वैक्यूम, हवा है या क्या है, वैक्यूम। तब हमारा कैपेसिटेंस किसके बराबर था, कैपेसिटेंस किसके बराबर था, C किसके बराबर था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी किसके बराबर था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ध्यान देना है, अगर इसके बीच कुछ नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इधर क्या लिख सकते हैं, सी नॉट। सी नॉट मतलब उन प्लेट्स के बीच कुछ भी नहीं, तो तब क्या था हमारी कैपेसिटी, कैपेसिटेंस क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको एक सॉल्व करवाया था। अब ये तब है कि जब उन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच कुछ भी नहीं। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम उन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच क्या रखेंगे, मीडियम रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर। तो बहुत ही आसान, अगर आपने डायग्राम समझ ली, बाकी सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी के जैसा। क्लियर। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया क्या, ए, एंड प्लेट सेपरेशन क्या, डी, विद वैक्यूम ऑब्लिक एयर इज गिवन बाय, वो क्या था, सी जीरो किसके बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सबसे पहले आपने डायग्राम समझनी है, डायग्राम समझ ली तो बिल्कुल आसान। अब ऐसे भी मैं बना सकता हूँ इस, ठीक है, मैं दूसरी तरह बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम जैसे डायग्राम बन जहाँ जहाँ बनी हुई नोट्स के ऊपर, इधर ध्यान देना। ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है, ये बड़े ही ध्यान से, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर मैं रखूँगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आप पढ़ के आए हैं, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, कौन सी साइड पॉजिटिव आता है, कौन सी साइड नेगेटिव। इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है क्या, डी। कहने मतलब दो कैपेसिटर प्लेट के बीच डिस्टेंस कितना है, डी। जो बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है उसकी थिकनेस, कहने मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, टी, कितनी है, टी। इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आप पढ़ के आए हैं क्यों आता है, ठीक है। जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट, क्या है भाई, ई नॉट। और जो कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक, अब देखो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो है आपके पास क्या, ई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, एक, ये तो कैपेसिटर प्लेट की वजह पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक को हमने उसके अंदर रखा और उसकी एक साइड क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और एक साइड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से भी मॉलिक्यूल क्या हुए, पोलराइज, जहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगी क्या, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज डाइलेक्ट्रिक। और आपको पता है जो पोलराइज डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारी कैपेसिटर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या होती है, अपोजिट। ये आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आप पढ़ के आए हैं, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इधर ध्यान देना, इसकी अगर इसके अपोजिट होगी किसके, ई नॉट के, तो हमारे पास जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, ई वेक्टर किसके बराबर होगा, ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी। ई वेक्टर किसके बराबर, ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। क्लियर। ई नॉट हमारी कैपेसिटर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई पी किसकी वजह से है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, पोलराइज्ड। इधर ध्यान देना, हमने कैपेसिटर प्लेट ली, पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन कितनी, डी,
और अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, और थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है टी। क्लियर। और हम जैसे पीछे पढ़ के आए थे पोटेंशियल, ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, पहले हमने जितना पढ़ा है उतना बताते हैं। क्लियर। तो हम सपोज करेंगे कैपेसिटर प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यू आर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर। नाउ इंट्रोड्यूस करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, T लेस देन D। क्यों? क्योंकि T क्या है, छोटा है किससे, D से, क्योंकि D वाला डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपके पास क्या, E वेक्टर। और E वेक्टर किसके बराबर होगा, E नॉट वेक्टर कैपेसिटर प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E वेक्टर P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। E वेक्टर किसके बराबर, E नॉट वेक्टर माइनस EP वेक्टर। पहले इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ। Suppose plus minus Q are the charge on the capacitor plate which produce uniform electric field in the space between the plates. Now introduce the dielectric slab of thickness T less than D. Due to this electric field E vector inside the dielectric is given by, तो E vector किसके बराबर होगा, E vector किसके बराबर होगा, E vector is equal to E naught vector minus EP vector। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल किसके बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, डिस्टेंस। अब यहाँ ध्यान रखना, जहाँ पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, एक तो प्लेट्स की वजह से और एक है हमारे पास किसकी वजह से, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, पोलराइज्ड। अगर मैं प्लेट्स की वजह से निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल, इधर ध्यान देना, पोटेंशियल देखो ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, E इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अगर मैं कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से निकालूं तो पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E नॉट इंटू कैपेसिटर प्लेट के बीच डिस्टेंस कितना है D हो गया। लेकिन पूरे डिस्टेंस में जो ये T है ये D थोड़ी है, ये T D का हिस्सा नहीं है, T तो किसका है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है। इसका मतलब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है कैपेसिटर प्लेट की वजह से तो वो क्या होगा, V होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, और D में से माइनस करना है क्या T, क्योंकि पूरे D में कुछ हिस्सा क्या है T। जब हम D में से T निकाल देंगे तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बची कैपेसिटर प्लेट की और साथ में डिस्टेंस। ये निकला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल निकला कैपेसिटर प्लेट का। अब हमें निकालना है अंदर वाले का, उसका क्या होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E और डिस्टेंस कितना T, तो होगा क्या E इंटू T। ये पोटेंशियल आया किसका, जो डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हुआ, पोलराइज्ड। अगर मैं टोटल निकालूंगा भी तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम। फिर से बता देता हूं, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ हमारे पास पोटेंशियल दो चीज़ों का निकालना था, एक तो कैपेसिटर प्लेट का और एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी किसकी वजह से, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हुई, पोलराइज। तो हमारा पोटेंशियल टोटल कितना आ जाएगा, E D माइनस टी प्लस ई इंटू डी माइनस टी, ये आया कैपेसिटर प्लेट की वजह से, प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह ई इंटू डी नहीं टी, ई इंटू टी। ये हमारा आया क्या, पोटेंशियल। और ये आपकी इक्वेशन क्या आई, फर्स्ट। हम जानते हैं जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर प्लेट की और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जो प्रोड्यूस्ड हुई, के किसके बराबर होता है, किसके बराबर, ई नॉट अपॉन ई। अगर यहाँ से मैं ई निकालूं तो क्या आएगा, ई किसके बराबर आएगा, बोलो, ई नॉट अपॉन के। मैं इस ई की जगह वैल्यू लिखूंगा क्या, ई नॉट अपॉन के। क्या लिखूंगा, ई नॉट अपॉन के। देखिए, द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन बाय वी किसके बराबर, किसके बराबर, वी किसके बराबर, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। बट ई नॉट अपॉन ई किसके बराबर, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसके बराबर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई, इक्वेशन क्या,
सेकेंड पुट करेंगे सेकेंड को कहाँ, फर्स्ट के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पुट करके बता देता हूँ क्या आ जाएगा। ये आपकी, चलो इधर बताता हूँ, सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, फिर से लिख के बता देता हूँ क्या थी। ई किसके बराबर, ई नॉट अपॉन के, ये सेकेंड पुट करेंगे वहाँ कहाँ, ये इस जगह, तो क्या आएगा बच्चा, ध्यान दें वी किसके बराबर, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू क्या, टी, ई नॉट अपॉन के इंटू क्या, टी। अब ध्यान देना यहाँ ई नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी है, निकल सकता है ई नॉट कॉमन, तो क्या आ जाएगा, वी किसके बराबर, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, वी किसके बराबर, ई नॉट इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमारे पास जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ई थी और यहाँ हमारे पास क्या है, ई नॉट, क्लियर। तो यहाँ ध्यान देना हमारे पास क्या है, ई नॉट, और वहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ई नॉट है तो ई नॉट किसके बराबर होगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो बट ई नॉट किसके बराबर, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पुट करेंगे तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, पुट करेंगे पिछली वाली इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, V किसके बराबर, ई नॉट की जगह क्या आएगा, Q ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास आया क्या, पोटेंशियल। हमें निकालना है क्या, कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, सी निकालना है। हम जानते हैं सी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन वी, तो वी की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, सी किसके बराबर, क्यू अपॉन, क्यू अपॉन, ध्यान दे इधर, क्यू अपॉन क्या आएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। क्यू और क्यू कैंसिल, 1 2 और 3 वाला ऊपर चला जाएगा, तो सी किसके बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से ये आ गया हमारे पास क्या, ये सी तब है जब हमने कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक, क्लियर। अगर यहाँ से मैं टी कॉमन कर सकता हूँ तो ध्यान देना क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ सी, ध्यान देना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन के, कैसे करो मल्टीप्लाई, अंदर अंदर जाएंगे 1 के साथ, तो देखिए माइनस टी इंटू 1, माइनस टी, माइनस और माइनस प्लस, 1 के साथ टी अपॉन के, क्लियर। अब C इज टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, डी में से ये चीज़ क्या हो रही है, माइनस, क्या हो रही है, माइनस, इसका मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कोई चीज़ कम हो रही है, इसका मतलब C की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, ये कम हो रहा है तो C की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई क्या होगी, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बढ़ेगी भाई, यहाँ से इन्वर्स वाला डिनोमिनेटर वाला कम हो रहा है, अगर ये कम होगा तो C क्या है, जैसे C इन्वर्सली पोर्शन टू इसके क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, C तो C की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो उसका है, जब हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज, क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब क्लियरली जो C है ये हमने फाइंड किया वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है C नॉट के, दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या, इंक्रीज, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या होती है, इंक्रीज। कई बार मल्टीपल चॉइस भी आता है कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो ध्यान देना अगर हम कैपेसिटर प्लेट के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें तो उसकी कैपेसिटी कैपेसिटर की क्या होगी, इंक्रीज, क्लियर। ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट है हमारे पास बैंड डी ग्राफ जनरेटर, बहुत ही आसान, आपने इसकी डायग्राम पे ध्यान देना है, डायग्राम यहाँ बनी हुई है अच्छे से, मैं बनाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है।
इधर बैंड डी ग्राफ जनरेटर। बैंड डी ग्राफ जनरेटर क्या है? डिवाइस है जो एक्सरलेट करती है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को। कहने मतलब एक्सरलेट मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाती है। एक्सेलेरेशन समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सेलेरेशन। दिया था, डिजाइन किया था आर जे बैंड डी ग्राफ इन 1931। कब दिया था? इन 1931। क्या भाई? डिवाइस है जो एक्सेलेरेट करती है किसको? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को। और ये डिजाइन किया था किसने? आर जे बैंडीग्राफ। कब? इन 1931। प्रिंसिपल जो वर्किंग है बैंडीग्राफ जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। क्लियर? आपने पहले डायग्राम देखनी है, बाकी सब मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल भी सब। इधर ध्यान देना, ये पूरा इसको एक स्टील टैंक में बंद करना है और इसको, ये जो स्टैंड है कौन सा है? इंसुलेटेड स्टैंड है। इधर ये सोर्स है किसका? बाहर ये स्फीयर है, ऐसे स्फीरिकल शेल है क्या? एस सोर्स है, ऐसे आई शेप्ड ट्यूब बनाई हुई है, पूरी आई शेप ट्यूब। इसके अंदर सोर्स रखा है पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ ये बेल्ट है, पूरी बेल्ट, लेकिन जो बेल्ट है वो इंसुलेटेड मटेरियल मिली हुई है। यहाँ क्या लगाया हुआ? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और इधर यहाँ ऐसे HVR और इसके आगे ऐसे बना हुआ है ये कंघे का शेप। और ये क्या है? C1 कॉम्ब। क्या भाई? कॉम्ब पता ना, कॉम्ब क्या होता है? कंघा। और एक ऐसे ही C1 C2 यहाँ है कंघे की शेप का, और यहाँ P2 है, और यहाँ क्या है? P1। इनको बोलते हैं पुली। पुली समझते हैं भाई? वो कुएं में ऐसे नहीं डालते बकेट और उसको खींचते हैं, पुली, उसके ऊपर रस्से को घुमाते हैं तो पानी बकेट खींचने में क्या है? आसानी हो जाती है। इधर ध्यान से सुनना, पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो देख लो, फिर मैं ये प्रिंसिपल जब मैं कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा वो समझा दूंगा। प्रिंसिपल क्या है? जो डिस्चार्जिंग एक्शन है पॉइंटेड एंड का, वो सेटअप करता है इलेक्ट्रिक बिंड। इलेक्ट्रिक हो गया, यहाँ चार्ज घूमेगा, बिंड होता है तेज हवा, कहना मतलब चार्ज की तेज हवा। उसके बाद दूसरा है प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये वर्क करता है, द चार्ज गिवन टू द हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। मैं अभी ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको। इधर ध्यान देना, सिर्फ इधर ध्यान देना। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, इधर ध्यान देना। ये बना हुआ है लार्ज स्फेरिकल शेल किसका? एस का। किसका बना हुआ है? एस का। और सपोर्टेड ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड। इसको किसके ऊपर बनाया हुआ है? लगाया हुआ है इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। किसके ऊपर लगाया? इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। क्लियर? द बेल्ट इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल। इंसुलेटेड मटेरियल की इसके लिए बनाई हुई है क्योंकि बेल्ट के ऊपर हम डालेंगे चार्ज, और बेल्ट कैरी चार्ज को बॉटम से टॉप तक ले जाएगी। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल हुआ तो वो बेल्ट चार्ज को क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब। इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों बनाई है? कि वो उस चार्ज को अब्जॉर्ब ना करे। बेल्ट को रन करेगा कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। और यहाँ दो पुलीज हैं, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी ये है, दो पुलीज हैं, एक P1 और एक क्या है? P2। जो पुली P2 है इज एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, क्या? S, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। और जो कॉम्ब है यहाँ एक, ये यहाँ C1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? HBR। HBR होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है? जो कन्वर्ट करता है AC को किसके अंदर? DC के अंदर। ये आप यूनिट नंबर 9 में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर। और जो कॉम C2 है वो इस तरह से इस स्फीयर के अंदर, ये स्फीयर के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्लेस सच दैट, कैसे रखा हुआ? पॉइंटेड एंड किसको टच कर रहे हैं? बेल्ट को। बेल्ट के पास है एंड्स उसके। किसके पास है? बेल्ट्स के पास। और जुड़ा किसके साथ है? इंसो कनेक्टेड टू द इनर साइड ऑफ द स्फीयर। और यहाँ एक आई शेप्ड, ये आई शेप्ड ट्यूब रखी है, ये आई शेप्ड ट्यूब रखी है जिसके अंदर हमने रखा हुआ है सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो होल अपरेटस है उसको किसके अंदर? स्टील टैंक के अंदर बंद किया हुआ है। अब मैं आपको फिर से प्रिंसिपल बता देता हूँ। होगा क्या? ये कॉम चार्ज को बेल्ट के ऊपर डालेगा, मोटर चलेगी चार्ज को ऊपर ले जाएगी। जैसे ही मोटर चलेगी, बेल्ट चलेगी, चार्ज ऊपर जाएगा तो एक क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक बिंड। दूसरा, जैसे ही चार्ज ऊपर जाएगा
ये जो ऊपर वाला कॉम्ब है C2 चार्ज को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा और कंडक्टर के बाहर वाली साइड देना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यही इसके क्या थे, दो प्रिंसिपल। डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड सेट अप इलेक्ट्रिक बिंड। द चार्ज गिवन टू द hollow कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू द outer surface of sphere, outer surface and spread uniformly over it। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में क्या था फिर से मैं बता देता हूँ, बना हुआ एक लार्ज स्फेरिकल शेल एस का, उसको किसके ऊपर रखा हुआ, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। बेल्ट बनी हुई है किसकी, इंसुलेटेड मटेरियल की। बेल्ट को कौन चलाएगा, मोटर, ठीक है। और जो पुली है वो कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। और जो कॉम्ब है C1 वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ। जो काम C2 है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो किसकी तरफ है, बेल्ट की तरफ, और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनर साइड ऑफ स्फेरिकल शेल। उसके बाद हमने एक क्या रखा हुआ है, आई शेप ट्यूब रखी है जिसके अंदर सोर्स रखा है किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ये था इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ध्यान दें। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल शेल एस सपोर्टेड ऑन ए insulated stand as shown. The belt is made up of insulated material. The belt is run by two pulley electric motor. Run is built by two pulley नहीं, run is built by electric motor. There is two pulleys P1 and P2. The pulley P2 is at the center of spherical shell. The comb C1 is called spray comb. स्प्रे पता ना, जैसे यार सेंटर नहीं डालते डिओ, ठीक है। स्प्रे क्या करेगा वो मैं बताऊंगा, चार्ज को स्प्रे करेगा। इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर HVR, हाई वोल्टेज को ब्रैकेट में रख लेना, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। देयर इज कॉम्ब C2 is placed such that the pointed end touch the belt and the other end is connected to the inner side of spherical shell. There is I-shaped tube in which we have placed source of positive charge. The whole apparatus is enclosed in a metallic box. The whole apparatus is enclosed in a क्या, metallic box. अब मैं वर्किंग बता देता हूँ, इधर ध्यान देना, वर्किंग, ठीक है। क्या होगा, बेल्ट चलेगी, जो कॉम्ब है कौन सा C1 चार्ज को क्या करेगा, स्प्रे करेगा किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर। बेल्ट चलेगी तो चार्ज को ले जाएगी टॉप पर। टॉप पर कौन बैठा, C2 चार्ज को क्या कर देगा, कलेक्ट कर लेगा। जैसे ही वो चार्ज को कलेक्ट कर लेगा, ऐसे बेल्ट घूम के वहाँ गई, ऊपर उसने कलेक्ट कर लिया, तो नीचे जो बेल्ट आई वो अनचार्ज आई, फिर से C1 से चार्ज लेगी, फिर घूमेगी वो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ जो C2 है वो चार्ज ले लेके जो स्फेरिकल शेल है, जो स्फेरिकल शेल है वहाँ चार्ज क्या हो जाए, मैक्सिमम, क्या हो जाए, मैक्सिमम। जैसे ही वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा ये प्रोसेस रुक जाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम ना हो जाए। क्योंकि हम कितना खाना खाते हैं, कितना पोटेंशियल, कितनी कैपेसिटी, जब तक हम खा सकें, ये नहीं कि उसके बाद नहीं खा सकें। उसके बाद क्या होगा, ये जो आई शेप्ड ट्यूब है, आई शेप्ड ट्यूब, इसके अंदर हमने रखा हो सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इधर ध्यान है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन, क्या होगी, रिपल्शन। और इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ, और यहाँ हमने रखा होगा टारगेट, उसको क्या करेगा, हिट। ये है इसकी क्या, वर्किंग किसकी, बैंड डी ग्राफ जनरेटर की। किसकी, बैंड डी ग्राफ जनरेटर की। ध्यान देना, वर्किंग, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन द बेल्ट विद द हेल्प ऑफ, कौन सा कॉम्ब भाई, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड, SPR, स्प्रेड कॉम्ब C1। द बेल्ट कैरी द चार्ज ऑन द टॉप। टॉप पे कौन बैठा, ऑन द टॉप, पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड बाय द कॉम्ब, कौन, C2, एंड ट्रांसफर टू द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर एज शोन। नाउ फिर से जैसे वो ऊपर C2 चार्ज ले लेगा बेल्ट से, फिर नीचे आएगी बेल्ट। Now the uncharged belt runs down to take the positive charge from C1. This process continues till the potential of spherical shell become क्या, maximum. Till the potential of spherical shell become क्या, maximum. For जब ऐसा हो जाएगा, कंप्लीट मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया, इधर ध्यान दो। यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये जाके किसको हिट करेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। जब रिपल्शन होगी, बहुत सारे बंदे, यार एक बंदा
ये है, और इसके पीछे बहुत सारे बंदे डंडे लेके मगर लगे, कहने मतलब रिपेल करें, मारें उसको, तो ये तो गोली की स्पीड से जाएगा, आगे दीवार भी होगी तो उसको भी फाड़ देगा। क्लियर? तो क्या होगा, एट दिस स्टेज सोर्स प्लेस्ड इन द आई शेप्ड ट्यूब प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज एंड इज टू बी एक्सरलेटेड, वो एक्सरलेट करेगा, देन ड्यू टू हाई पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल शेल दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्सरलेटेड एंड अलाउड टू हिट द टारगेट। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सरलेट हो जाएगा और हिट करेगा क्या, टारगेट को। क्लियर? टारगेट यहाँ डायग्राम में ये नीचे रखा हुआ है। क्लियर? देखा नहीं होगा आपने। यूजेस द बीम ऑफ चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल, बीम मतलब जैसे वो एक एक के बाद ऐसे फास्ट फास्ट नीचे आएगा, वो बीम बना देगा। जो चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल है इज यूज टू ट्रिगर द न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या करेगा, शुरू करेगा एक न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकेंड, एक्सेलरेटेड बीम इज यूज टू ब्रेक एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। कहते हैं ना भाई एटम ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन ये बैंडी ग्राफ जनरेटर से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से, ऐसे नहीं वो लैब में होगा, ऐसे ब्रेक नहीं होगा। तो हम कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड बीम है जो इसकी इज यूज टू ब्रेक एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। और इन मेडिसिन, जो इस तरह की बीम यहाँ से निकलेंगी नीचे की तरफ आएंगी, किसके इलाज के लिए काम आती हैं, इन मेडिसिन such beams are used to treat such beams are used to treat cancer, such beams are used to treat क्या, कैंसर, कैंसर का इलाज करने के लिए काम आती हैं। ये हमारा टॉपिक था बैंडी ग्राफ जनरेटर। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ। इसके साथ अभी कल मैं 2 3 4 न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा और साथ में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका यूनिट सेकंड। क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड। क्लियर? ओके, थैंक यू।